Hey, what's up guys? Welcome to Talk in Heal. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्लान मंथली बजट टू रिटायर अर्ली के बारे में। हाँ, मतलब अर्ली रिटायरमेंट का सपना तो बहुत लोग देखते हैं। हाँ, पर उसको हकीकत बनाने के लिए वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, एग्जैक्टली स्पेशली मंथली बजट वाला पार्ट, वो लगता तो सिंपल है पर हाँ, उसी में सारा खेल है। तो आज इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? वो एक नंबर होता है ना, रिटायरमेंट नंबर, हाँ कि भी कितना पैसा चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, पहला कदम वही है, अपना रिटायरमेंट नंबर समझना। उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोई स्टैंडर्ड तरीका है? एक जो काफी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 4% रूल। 4% रूल, ये क्या चीज है? बेसिकली आइडिया ये है कि आप रिटायरमेंट में एक साल में जितना पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं अंदाजन, हाँ, उस अमाउंट को आप 25 से गुणा कर दें। मल्टीप्लाई बाय 25। 25 से क्यों? क्योंकि 4% जो है वो 125 होता है। तो आइडिया ये है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का 4% हर साल निकालें, तो वो पैसा पोटेंशियली लंबे समय तक चलेगा, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई सोच रहा है कि रिटायरमेंट में सालाना 10 लाख का खर्च होगा। ठीक है, तो 4% रूल के हिसाब से उन्हें चाहिए होंगे 10 लाख का 25, यानी 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़, वाओ, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, सुनने में लगता है, पर ये एक टारगेट देता है। पर मेरा एक सवाल है, ये 4% ही क्यों? मैंने सुना है कुछ लोग, खासकर जो बहुत जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, वो शायद इससे कम परसेंटेज यूज करते हैं, लाइक 3% या 3.5%। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। देखो, 4% रूल आया है यूएस मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा से, और ये रफली 30 साल के रिटायरमेंट पीरियड को अज्यूम करता है। अच्छा, 30 साल। हाँ, लेकिन अगर कोई मान लो 40s में या अर्ली 50s में रिटायर हो रहा है, तो उनका रिटायरमेंट पीरियड 40-50 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में ज्यादा कंजर्वेटिव होना सेफ रहता है। मतलब पोर्टफोलियो के जल्दी खत्म होने का रिस्क कम करने के लिए लोग 3.5% या 3% विड्रॉल रेट भी इस्तेमाल करते हैं। उससे फिर टारगेट कॉर्पस बढ़ जाएगा ना। हाँ, टारगेट कॉर्पस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी मार्जिन भी बढ़ जाएगा, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरी अर्ली रिटायरमेंट। और ये भी है ना कि रिटायरमेंट के खर्चे आज के खर्चों से अलग होंगे। हाँ। मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट करना काफी नहीं है शायद। 100%, ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बस आज के खर्चों को इन्फ्लेशन के साथ फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ, मैंने भी सोचा था ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, लाइफस्टाइल बदलता है। सोचो, काम से जुड़े खर्चे, आना जाना, ऑफिस के कपड़े, रोज बाहर लंच, ये सब शायद बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ, वो तो है। पर दूसरी तरफ शायद आप ज्यादा ट्रैवल करना चाहें, या हेल्थ पर ज्यादा फोकस करना पड़े, हॉबीज के लिए ज्यादा टाइम और पैसा चाहिए हो, तो हेल्थ केयर और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ सकती है। मतलब रिटायरमेंट में लाइफ कैसी चाहिए उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, उसे विजुअलाइज करना होगा और फिर एक्सपेंस कैटेगरीज का अंदाजा लगाना होगा। ओके, गॉट इट। तो रिटायरमेंट नंबर का एक मोटा मोटा आइडिया लिया, फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में सोचा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप, क्या आपने अभी के खर्चों को डिटेल में समझना है? करेक्ट। फ्यूचर प्लान करने से पहले प्रेजेंट का रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आज आपका पैसा जा कहाँ रहा है। तो मतलब पिछले कुछ महीनों के सारे खर्चे ट्रैक करने पड़ेंगे? हाँ, कम से कम पिछले 3 से 6 महीने के हर खर्चे को ट्रैक करना क्रूशियल है। रेंट, EMI, ग्रोसरीज, बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, वो छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे भी। अक्सर लोगों को लगता है वो कम खर्च करते हैं, पर जब ट्रैकिंग करते हैं ना, तब वो आहा मोमेंट आता है कि अरे, पैसा यहाँ जा रहा था। हाँ, वो कॉफी पे या सब्सक्रिप्शंस पे पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। इसके लिए आजकल टूल्स भी काफ़ी हैं। बजटिंग एप्स यूज़ कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देख सकते हैं, या सिंपल स्प्रेडशीट। मेन चीज़ एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, मेथड कोई भी हो, बस रेगुलरली करना है। फिर ट्रैकिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खर्चों को 2 कैटेगरी में बांटना। 2 कैटेगरीज कौन सी? एसेंशियल्स यानी जरूरी खर्चे, और डिस्क्रेशनरी यानी गैर जरूरी या लाइफस्टाइल वाले खर्चे। अच्छा, एसेंशियल्स मतलब जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे घर का किराया, राशन, बिल्स। हाँ, बेसिक हाउसिंग कॉस्ट, बेसिक फूड, यूटिलिटीज, जरूरी इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जिनके बिना गुजारा मुश्किल है। और डिस्क्रेशनरी? वो सब जो वांट्स हैं, नीड्स नहीं। वर्सेस डिस्क्रेशनरी वाला बंटवारा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो,
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके इसेंशियल खर्चे हमेशा कवर होने चाहिए, चाहे मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे। राइट, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, डिस्क्रेशनरी खर्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर कभी इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, तो आप टेम्पररी तौर पर अपनी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ गुंजाइश है एडजस्टमेंट की। बिल्कुल, इसेंशियल्स में वो गुंजाइश नहीं होती। ये आपको बताता है कि आपका रॉक बॉटम सर्वाइवल बजट क्या है और उसके ऊपर कितना कुशन है लाइफस्टाइल के लिए। ओके ओके, मेक सेंस। तो करंट स्पेंडिंग ट्रैक हो गई, कैटेगराइज हो गई। अब आता है एक्चुअल रिटायरमेंट बजट बनाने का टाइम। ये करंट बजट से कितना अलग होगा? ये करंट बजट का कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बेस्ड होना चाहिए आपकी सोची हुई रिटायरमेंट लाइफस्टाइल पर। अच्छा, आपको सोचना होगा रिटायरमेंट में आपका टिपिकल दिन कैसा दिखेगा। क्या आप ज्यादा घर पर रहेंगे, गार्डनिंग करेंगे, लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर आप हर 2 महीने में कहीं घूमने निकल जाएंगे? हेल्थ केयर नीड्स क्या हो सकती हैं? अभी आप शायद कन्वीनियंस के लिए ज्यादा खर्च करते हो, जैसे बाहर से खाना मंगवाना, क्योंकि टाइम नहीं है। रिटायरमेंट में टाइम होगा तो शायद वो खर्चे कम हो जाए। हाँ, खुद को करने का टाइम होगा। राइट, लेकिन अगर ट्रैवल बजट बढ़ाना है तो उसके लिए अलग से प्रोविजन रखना होगा। तो ये फ्यूचर फोकस्ड बजट है। उसी रुपए 10 लाख सालाना वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, यानी महीने का करीब 83,000 रुपए। रिटायरमेंट में इसका ब्रेकडाउन कैसा दिख सकता है अंदाजन? हाँ, 83,000 रुपए महीना। देखो, ये बहुत पर्सनल होगा, पर एक सैंपल ब्रेकडाउन सोच सकते हैं। मान लो हाउसिंग लोन चुका दिया है तो प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस वगैरह 15,000 रुपए। फूड, ग्रोसरीज प्लस कभी कभी बाहर खाना 20,000 रुपए। यूटिलिटीज, बिजली, पानी, इंटरनेट 7,000 रुपए। इंश्योरेंस, हेल्थ प्लस अन्य 10,000 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है। बहुत जरूरी। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी का मेंटेनेंस, फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 8,000 रुपए। हेल्थ केयर, दवाएं, डॉक्टर विजिट जो इंश्योरेंस में कवर ना हो 5,000 रुपए। और बचा हुआ डिस्क्रिशनरी, ट्रैवल, हॉबीज, गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह 18,000 रुपए। एक मोटा मोटा खाका है। बिल्कुल, बस एक एग्जाम्पल। एवरीवन्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, बजट का फ्रेमवर्क समझ आ गया, पर अर्ली रिटायरमेंट का वो अर्ली वाला फैक्टर वो तो तभी आएगा ना जब सेविंग बहुत अग्रेसिव हो। यहीं पर सेविंग्स रेट का कॉन्सेप्ट आता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले लोग इसकी बहुत बात करते हैं। सेविंग्स रेट, यही है वो मैजिक लीवर। यही गेम चेंजर है अर्ली रिटायरमेंट के लिए। ये होता क्या है एग्जैक्टली? सिंपल है, आपकी इनकम का वो परसेंटेज जो आप खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि बचा रहे हैं और आइडियली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली बजट से ही पता चलता है कि ये कितना है। जैसे मान लो कोई महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और उसका बजट कहता है कि खर्चे 60,000 रुपए हैं, तो उसने बचाए 40,000। तो सेविंग्स रेट हो गया 40%, 40,000, 1 लाख इंटू 100, एग्जैक्टली 40%। अब अगर वही इंसान अपने खर्चे मैनेज करके 50,000 पे ले आता है तो बचत हो गई 50,000, सेविंग्स रेट हो गया 50%। और सेविंग्स रेट जितना ज्यादा उतनी जल्दी रिटायरमेंट। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है? बहुत बहुत बड़ा, एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट होता है। सोचो, अगर इन्वेस्टमेंट पर एवरेज 7% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? हाँ, अगर आपका सेविंग्स रेट 25% है तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने में, मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में रफली 32 साल लग सकते हैं। 32 इयर्स, ओके। लेकिन अगर आप सेविंग्स रेट डबल करके 50% कर देते हैं तो टाइम आधा हो जाना चाहिए, 16 साल। लगभग करीब 17 साल। सोचो, 32 साल से सीधे 17 साल। वाओ, दैट्स मैसिव। मतलब 15 साल कम। हाँ, और अगर कोई बहुत एग्रेसिव होके मान लो 70% सेव कर पाता है, जो मुश्किल है पर लोग करते हैं, तो शायद 10 साल के अंदर भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव हो सकती है। अमेजिंग। तो क्लियरली सेविंग्स रेट बूस्ट करना ही की है। इसीलिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, कम्युनिटी वाले लोग खर्चे कम करने पर इतना जोर देते हैं। एग्जैक्टली। हर बचाया हुआ रुपया आपकी आजादी खरीदने वाला सैनिक है। सही है। तो सेविंग्स रेट बढ़ाने के लिए बड़े खर्चों पर अटैक करना होगा। जनरली कौन से एरियाज होते हैं जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है कट करने का? यूजुअली द बिग 3 एक्सपेंसेस डोमिनेट मोस्ट बजट्स। बिग 3 कौन से? 1, हाउसिंग, यानी घर का खर्चा। ये अक्सर सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस होता है। इनकम का 25-30% या उससे भी ज्यादा खा जाता है। हाँ, किराया या ईएमआई तो बहुत होता है। तो यहाँ ऑप्शंस क्या हैं? क्या थोड़े छोटे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या सिटी के थोड़े आउटस्कर्ट्स में जहाँ कॉस्ट्स कम हो?
अगर होम लोन है तो क्या उसे अग्रेसिवली प्रीपे कर सकते हैं ताकि इंटरेस्ट बचे और टेन्योर कम हो? कुछ लोग हाउस हैकिंग भी करते हैं, मतलब घर का एक हिस्सा रेंट पर दे देना। इंटरेस्टिंग आइडिया। दूसरा? दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी आने जाने का खर्चा। ये भी 15-25% तक ले सकता है, खासकर अगर कार डिपेंडेंट है। हाँ, गाड़ी की ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? नई चमचमाती कार लेने के बजाय एक रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट यूज्ड कार लेना। अगर पॉसिबल है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग या वॉकिंग यूज करना। एक से ज्यादा कार मेंटेन करना तो अर्ली रिटायरमेंट गोल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, कार लोन से बचना। मेक सेंस। एंड द थर्ड वन? 3, फूड, यानी खाने का खर्चा। यहाँ भी बहुत स्कोप है सेविंग का। कैसे? खाना तो जरूरी है। जरूरी है, पर स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है बाहर खाना कम करने से और घर पे ज्यादा बनाने से। हाँ, वो तो है। स्विगी, जोमैटो बिल्स। एग्जैक्टली। वीकली मील प्लानिंग करने से इम्पल्सिव ऑर्डरिंग कम होती है और ग्रोसरी शॉपिंग एफिशिएंट होती है। बल्क में नॉन पेरिशेबल्स खरीदना, स्टोर ब्रांड्स ट्राई करना और सबसे इम्पोर्टेंट फूड वेस्ट मिनिमाइज करना। इनसे फूड बिल्स 30-50% तक कम हो सकते हैं। 30-50%? वाओ, दैट्स सिग्निफिकेंट। बिल्कुल। और इन बिग 3 के अलावा वो जो छोटे-छोटे लीक्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शंस, उनको भी देखना पड़ेगा। हाँ, वो डेथ बाय 1000 कट्स वाले खर्चे होते हैं। इंडिविजुअली छोटे लगते हैं पर मिलके काफी बन जाते हैं। जैसे? इंश्योरेंस, हेल्थ, कार, लाइफ, इनके प्रीमियम्स हर साल कंपेयर करने चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं। ऑफन आपको सेम कवरेज कम प्रीमियम पर मिल सकती है। डोंट जस्ट ऑटो रिन्यू। गुड पॉइंट। और सब्सक्रिप्शंस? ओ यस, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, जिम मेंबरशिप जो यूज नहीं हो रहा, न्यूज पोर्टल्स, काउंटलेस ऐप सब्सक्रिप्शंस, ये सब स्टेल्थली बढ़ते जाते हैं। हाँ यार, पता ही नहीं चलता कब सब्सक्राइब कर लिया। तो इनको रेगुलरली से हर 3-4 महीने में ऑडिट करना जरूरी है। पूछो खुद से, क्या मैं इसे सच में यूज कर रहा हूँ? क्या ये मुझे वैल्यू दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो कैंसिल इट, नो मर्सी। राइट, नो मर्सी। ओके, सॉलिड स्ट्रैटेजीज हैं ये खर्चे कम करने की। तो मान लिया बजट सेट है, सेविंग्स रेट अच्छा चल रहा है, पैसा बच रहा है। अब इस पैसे को ग्रो कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अर्ली रिटायरमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज ऑब्वियसली क्रूशल। पैसा बचाना पहला स्टेप है, उसे एफिशिएंटली ग्रो करना दूसरा। यूजुअली एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच काम करता है। मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई पार्ट्स होते हैं स्ट्रैटेजी के। 1, मैक्सिमाइज टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स फर्स्ट। आपकी कंट्री में जो भी टैक्स बेनिफिट्स वाले अकाउंट्स हैं, जैसे इंडिया में पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड्स, यूएस में 401k, आईआरए, एचएसए, उनमें जितना लीगली अलाउड है उतना इन्वेस्ट करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। टैक्स सेविंग इज लाइक गेटिंग फ्री मनी। राइट, टैक्स बचाना इज इंपॉर्टेंट। 2, इन्वेस्ट इन टैक्सेबल अकाउंट्स। जब टैक्स एडवांटेज लिमिट्स पूरी हो जाए तो बाकी सेविंग्स को रेगुलर ब्रोकरेज अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस जैसे इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स को प्रेफर किया जाता है। कीप इट सिंपल एंड कंसिस्टेंट। ओके, इंडेक्स फंड्स सुना है काफी। एंड थर्ड? 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ये टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेफ्टी नेट है। कम से कम 6 से 12 महीने के एसेंशियल खर्चों के बराबर पैसा एक अलग इजीली एक्सेसिबल जगह पे रखना, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। ये क्यों? ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जॉब लॉस, मेडिकल इशू, अर्जेंट ट्रैवल, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में या जल्दी में बेचना ना पड़े। ये बफर बहुत जरूरी है पीस ऑफ माइंड के लिए। गॉट इट। टैक्स अकाउंट्स, ब्रोकरेज, इमरजेंसी फंड। अब रिटायरमेंट के बाद की बात करते हैं। जब पैसा निकालना शुरू करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली टैक्स बचाने के लिए? विड्रॉल स्ट्रैटेजी। हाँ, विड्रॉल स्ट्रैटेजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी। टैक्स एफिशिएंसी रिटायरमेंट फेज में आपके कॉपस को लंबा चला सकती है। कैसे? क्या सीक्वेंस होना चाहिए? एक कॉमन अप्रोच है कि आप सबसे पहले अपने टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट से पैसा निकालें। अच्छा, टैक्सेबल वाले पहले? क्यों? ताकि आपके टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स जैसे पीपीएफ, एनपीएस या यूएस में ट्रेडिशनल आईआरए, 401k को टैक्स फ्री या टैक्स डिफर्ड ग्रो होने का और ज्यादा समय मिल सके। कंपाउंडिंग का जादू चलता रहे। मेक सेंस। फिर जिन सालों में आपकी ओवरऑल इनकम कम है,
अर्ली रिटायरमेंट में अक्सर ऐसा होता है, उन सालों में आप स्ट्रैटेजाइज करके टैक्स एडवांटेज अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं या रॉथ कन्वर्जन्स यूएस स्पेसिफिक कर सकते हैं ताकि आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स का फायदा उठा सकें। इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स लगता है उसके रूल्स को ध्यान में रखकर टैक्स हार्वेस्टिंग जैसी स्ट्रैटेजीज भी यूज की जा सकती हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग मतलब स्ट्रेटेजिकली थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ताकि सालाना मिलने वाली टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर कोई है यूज हो जाए और फिर वापस इन्वेस्ट कर देना। ये टैक्स लॉस पर डिपेंड करता है। ओके, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा बट इम्पोर्टेंट। और अगर कोई सरकारी पेंशन स्कीम है? हाँ, जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी है, उसे कब क्लेम करना शुरू करना है, जल्दी या देर से, ये भी आपकी विड्रॉल स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है, स्पेशली इफ यू रिटायर बिफोर द स्टैंडर्ड एज। राइट। अब आते हैं एक बड़े हेडेक पर, हेल्थ केयर। अर्ली रिटायरमेंट में ये एक मेजर कंसर्न होता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स हैं, जैसे यूएस में मेडिकेयर 65 पर मिलता है या इंडिया में भी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पर्क्स 60-65 के आसपास शुरू होते हैं, उनसे पहले रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल प्लानिंग पॉइंट, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसे कैसे टैकल करें? ऑप्शंस क्या हैं? रिटायरमेंट बजट में इसके लिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट एलोकेट करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस हो सकते हैं, 1, अगर आप सेमी रिटायर हो रहे हैं और कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बरिस्टा फायर, जिससे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो एक बड़ा रिलीफ है। हाँ, पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं। सही कहा। तो दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना। कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना जरूरी है और इसका प्रीमियम काफी ज्यादा हो सकता है, स्पेशली विद एज एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। वो तो महंगा पड़ेगा। मार्केट प्लेस ऑप्शंस होते हैं जहां प्रीमियम आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। इंडिया में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे, इंडिविजुअल प्लान्स, फैमिली फ्लोटर्स, क्रिटिकल इलनेस राइडर्स। रिसर्च इज की। हेल्थ केयर बजट को अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस हो सकता है। सही बात है। और बजट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी जरूरी है। लाइफ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। Absolutely. Rigidity is the enemy of long-term plans. Life throws curveballs. आपका बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बिल्ड करें? कुछ कॉमन मॉडल्स हेल्प करते हैं। बरिस्टा फायर, जैसा हमने कहा, थोड़ा पार्ट टाइम काम करते रहना, एक्स्ट्रा कैश या बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लीन फायर, अपने एक्सपेंसेस को इतना कम रखना कि मार्केट डाउनटर्न्स या अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट का इम्पैक्ट कम हो, सर्वाइवल बजट पर फोकस। कोस्ट फायर, इनफ इन्वेस्ट कर देना कि वो बिना और कंट्रीब्यूशन के रिटायरमेंट तक अपने आप ग्रो हो जाए और आप करंट एक्सपेंसेस के लिए कमाते रहें। अच्छा। बजट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप कौन सा अप्रोच ले रहे हैं। एक बफर या कंटिंजेंसी फंड रखना, इमरजेंसी फंड के अलावा, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है फॉर नॉन इमरजेंसी सरप्राइजेस। ओके, प्लान बन गया, फ्लेक्सिबल भी है, पर ये कितना रोबस्ट है? क्या ये मुश्किल टाइम में काम करेगा? इसे स्ट्रेस टेस्ट कैसे करें? स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। आपको अपने प्लान को कुछ व्हाट इफ सिनेरियोज से गुजारना चाहिए। जैसे व्हाट इफ मेरे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एवरेज 7% नहीं, सिर्फ 5% रहे तो क्या मेरा पैसा चलेगा? व्हाट इफ मैं 30 साल नहीं 40 साल जिया रिटायरमेंट में, विल द मनी लास्ट? व्हाट इफ कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में मेजर रिपेयर आ गया? व्हाट इफ इन्फ्लेशन मेरी अजम्पशन से ज्यादा तेजी से बढ़ी? हाँ, ये सब सोचना तो डरावना है, पर जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए अपने प्लान्ड एनुअल स्पेंडिंग में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करना बहुत वाइज है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मान लो आपकी कैलकुलेशन कहती है कि आप सेफली साल का 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं, 4% रूल या जो भी, तो आप अपना बजट सिर्फ 8 या 9 लाख रुपए खर्च करने का बनाएं। अच्छा, 10-20% कम। हाँ, वो जो 10-20% का बफर है वो अनएक्सपेक्टेड शॉक्स एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। इट गिव्स यू ब्रीदिंग रूम। वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। ये सब प्लानिंग, बजटिंग, ट्रैकिंग, कटिंग एक्सपेंसेस सुनने में थोड़ा डॉन्टिंग और रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है। ऐसा लगता है कि लाइफ का सारा मजा ही चला जाएगा, नो फन अलाउड। यहीं पर वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट, वो माइंडसेट शिफ्ट आता है। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, बजटिंग को रिस्ट्रिक्शन या डेप्रिवेशन की तरह देखने के बजाय इसे एक एम्पावरमेंट टूल की तरह देखना है। एम्पावरमेंट टूल कैसे? बजट आपको कंट्रोल दे रहा है आपके पैसे पर और अल्टीमेटली आपके टाइम पर। बजट में कॉन्शियसली बचाया गया हर रुपया आपकी फ्यूचर फ्रीडम को फंड कर रहा है।
वो टाइम खरीद रहा है जब आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। फ्रीडम फंड, नाइस टर्म। एग्जैक्टली जब आपका फोकस मैं ये नहीं खरीद सकता से हटकर मैं अपनी आज़ादी खरीद रहा हूं पर जाता है तो प्रोसेस पेनफुल नहीं लगता, पर्पसफुल लगता है। इट्स लाइक गिविंग अ गिफ्ट टू योर फ्यूचर सेल्फ। पर्सपेक्टिव चेंज करना है। बिल्कुल। Budgeting is about aligning your spending with your values and goals. And if early retirement is a goal, budget is your best friend to get there. ओके, तो अगर इस पूरी डिस्कशन को रैप अप करें, फाइनल टेक अवे, कोर मैसेज क्या होगा लिसनर के लिए? Start with the end in mind. अपना retirement number figure out करो based on your desired lifestyle and a conservative withdrawal rate. स्टेप 1, नो योर टारगेट। Step 2, work backward. देखो कि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना सेविंग्स रेट चाहिए। स्टेप 2, कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेविंग्स रेट। Step 3, design your current monthly budget to achieve that savings rate consistently, track, cut costs where possible, especially the big 3. स्टेप 3, बजट अग्रेसिवली एंड ट्रैक डिलिजेंटली। Step 4, invest wisely, use tax-advantaged accounts, invest the rest, have an emergency fund. स्टेप 4, इन्वेस्ट स्मार्ट। And Step 5, review regularly. हर कुछ महीनों में अपना प्लान, बजट, प्रोग्रेस देखो, एडजस्ट करो एज नीडेड, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स और फ्लेक्सिबल रहो लाइफ के चेंजेस के साथ। बजट को अपना साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। Brilliant summary. Start with the end, work backward, budget, invest, review, and stay flexible. Exactly. It's a journey, not a one-time task. Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!